हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो डेली की तरह हम फिर से अपनी करंट अफेयर्स की क्लासों को देखेंगे। यानी कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि बोका टिनबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। पहला ऑप्शन है आपका मिस्र, दूसरा है नाइजीरिया, तीसरा है अजरबैजान, चौथा ऑप्शन है आपका जाम्बिया। आप बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। अब तक हम बात करते हैं, अगर मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र की कैपिटल है आपकी काहिरा और मुद्रा है आपकी पाउंड। नाइजीरिया की बात करेंगे तो अबूजा इसकी कैपिटल है और आपकी नायरा क्या है, आपकी मुद्रा है इनकी। अगर हम अजरबैजान की बात करेंगे तो बाकू कैपिटल है अजरबैजान की और मैनेट क्या हमारी मुद्रा की बात हो रही है। जाम्बिया की बात करेंगे तो लुसाका कैपिटल है जाम्बिया की और कुबाचा आपकी क्या है, मुद्रा है। अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे कि बोका टिनबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो बोका टिनबू को आपके नाइजीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। नाइजीरिया की अगर हम बात करेंगे तो मुद्रा आपकी है, ठीक है, अबूज नायरा, और आपकी जो राजधानी है वो है आपकी अबूजा। अगर हम बात कर लेते हैं अजरबैजान, तो इस अगर हम बात करते हैं कैस्पियन सागर की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से आपकी क्या है, एक है, जिसकी सीमा अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान से लगती है। यानी कि इसकी जो सीमा है वो आपकी अजरबैजान, ईरान, रसिया यानी कि रूस से, कजाकिस्तान और आपकी तुर्कमेनिस्तान से लगती है। ये 5 देशों से इसकी सीमा लगती है। तो हमने देखा जो कैस्पियन सागर है हमारा, वो आपके 5 देशों के साथ सीमा बनाता है, जिसमें आपका ईरान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, आपका रसिया है और आपका अजरबैजान है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झीलों में से आपकी क्या है, एक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति नियुक्त किए गए वो आपके करेंगे बोका टिनबू को। अगला प्रश्न है हमारा कि बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है। पहला ऑप्शन है आपका मैरी कॉम, दूसरा है मीराबाई चानू, तीसरा आपका रानी रामपाल और चौथा ऑप्शन है आपका स्मृति मंदाना। अगर हम बात करेंगे स्मृति मंदाना की तो आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। रानी रामपाल की बात करेंगे तो ये आपके हॉकी से संबंधित हैं। मीराबाई चानू की बात करेंगे तो आपके भारोत्तोलक से संबंधित हैं, जिसको हम कहते हैं वेट लिफ्टिंग। तो वेट लिफ्टिंग से आपके संबंधित हैं। अगर हम मैरी कॉम की बात करेंगे तो आपके बॉक्सिंग से संबंधित हैं, यानी कि मुक्केबाजी से संबंधित हैं आपकी मैरी कॉम। और मैरी कॉम की जो एक आत्मकथा है उसको हम बोलते हैं अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है आपकी। ओके, तो मैरी कॉम जो है वो आपकी मुक्केबाजी संबंधित है। मीराबाई चानू आपकी भारोत्तोलक है। रानी रामपाल के नाम से एक स्टेडियम भी बनाया जा रहा है जो आपके रायबरेली में बनाया जाएगा। तो रानी रामपाल के नाम से एक स्टेडियम बनाया जाएगा आपके रायबरेली उत्तर प्रदेश में, एक स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। और स्मृति मंदाना जो है वो आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। तो अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो मीराबाई चानू आपके मणिपुर इंफाल से बिलोंग करती हैं और इनको आपका बीसीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 से इन्हें क्या करा गया, सम्मानित किया गया था इन्हें। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के 28वें महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया। एसएस दुबे को, गिरीश चंद्र मुर्मू को, राजीव महर्षि को या तुषार मेहता को। अगर तुषार मेहता की बात करेंगे तो सॉलिसिटर जनरल है आपके। सॉलिसिटर जनरल आपके तुषार मेहता है, यानी कि जो हमारा
सॉलिसिटर जनरल होता है वो कौन है, आपके तुषार मेहता है। गिरीशन मुर्मू की बात करेंगे तो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं आपके। तो भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो आपके भारतीय आर्टिकल नंबर, आपके भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का पद है, जिसकी नियुक्ति जो है वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। अगर हम बात करेंगे तो जो कैग है हमारा, जिसको हम शॉर्टकट में कैग बोल सकते हैं, वो हमने कहां से लिया है, वो हमने ब्रिटेन से उसके पद को ग्रहण किया है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपके क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो वर्तमान समय में है, इससे पहले नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो हमारे थे वो क्या थे, राजीव महर्षि आपके थे। तो तुषार मेहता जो हैं वो इसके क्या होते हैं, एज ए असिस्टेंट के रूप में वर्क करते हैं, तो सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं उनको। तो जो 28वें आपके हैं वो आपके कौन होंगे, एसएस दुबे, इसको हम बोलते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के नाम से हम जानते हैं, अकाउंट्स के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान समय में आपके एसएस दुबे को नियुक्त किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है कि रामचंद्र पैडोल को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या इटली। अगर हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है आपकी वो है आपकी कैनबरा। बात करते हैं मुद्रा की तो आपके डॉलर। अगर हम बात करते हैं फ्रांस की तो आपके पेरिस। मुद्रा की बात करेंगे तो आपके यूरो। और इटली की अगर हम बात करेंगे तो इटली की कैपिटल आपकी है रोम। अब मुद्रा की बात करेंगे तो आपके यूरो। बट अगर हम देखते हैं कि इटली में आपके विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है, तो विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय है आपके। और विश्व खाद्य दिवस जो हम मनाते हैं वो आपके 24 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो विश्व खाद्य दिवस हम बनाते हैं 16 अक्टूबर को, लेकिन हम राष्ट्रीय खाद्य दिवस की अगर हम बात करते हैं तो वो 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं। यानी कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय खाद्य दिवस जो है वो हम बनाते हैं 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय खाद्य दिवस के रूप में बनाते हैं। तो विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय आपके इटली रोम में है। ओके, अगर हम बात करेंगे फ्रांस की तो यूनेस्को का मुख्यालय है आपके फ्रांस में है। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो आपके पेरिस फ्रांस में है। और पेरिस जो है आपके वो सीन नदी के क्या है, किनारे है। अगर हम बात करेंगे महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप है, तो सबसे छोटा कॉन्टिनेंटल जो है आपका वो क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। सभी महाद्वीपों में अगर सबसे बड़े महाद्वीप की बात करेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो होगा वो आपका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा होगा। अगर हम और बात करते हैं तो इसके सही आंसर की बात करते हैं, यानी कि रामचंद्र पैडोल को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, तो अभी हाल ही में बनाए गए हैं आपके नेपाल के। तो नेपाल के राष्ट्रपति बनाए गए हैं अभी हाल ही में। रामचंद्र पैडोल कहाँ के बने, आपके नेपाल के बने। तो नेपाल से भारत के, अगर नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल से भारत की जो सीमा लगती है वो आपके 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो भारत के 5 जो राज्य हैं वो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। जैसे आपका हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और आपकी सिक्किम। तो ये 5 जो भारतीय राज्य हैं जिनकी जो सीमा है आपकी किससे लगती है, नेपाल से उनकी सीमा लगती है। तो 5 भारतीय राज्यों की सीमा किससे लगती है, आपके नेपाल से लगती है।
अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश यानी कि इनकी जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, वो आपकी 1751 किलोमीटर होती है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से भी नेपाल की सीमा लगती है। तो उत्तर प्रदेश के वो 7 जिले की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो गया पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा हो गया लखीमपुर खीरी, खीरी। उसके बाद हो गया हमारा महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, अगर हम उसके बाद की बात करेंगे तो हमारा हो गया आपका बैराज। यानी कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो हैं वो आपकी नेपाल की सीमा के साथ में स्पर्श करते हैं। जो लंबाई है आपकी वो 579 किलोमीटर की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो नेपाल जो है वो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों को स्पर्श करता है और भारत के 5 राज्यों को नेपाल क्या करता है, आपके स्पर्श करता है। यानी कि भारत के 5 राज्यों को नेपाल क्या कर रहा है, आपका स्पर्श करता है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आपका नेपाल। ओके, अगर हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति निलयम कहाँ स्थापित किया गया, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी या उज्जैन। अगर हम बात करते हैं कि सिकंदराबाद की अगर हम बात करेंगे तो सिकंदराबाद में आपकी एक हुसैन सागर झील है। तो हुसैन सागर झील आपकी तेलंगाना यानी कि हैदराबाद में स्थित है, जो एक कृत्रिम निर्मित आपकी झील है। हैदराबाद की बात करेंगे तो हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे है। तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है और हैदराबाद की जो स्थापना करी है वो आपकी किलिच खान ने आपकी हैदराबाद की स्थापना करी है। तो चिनकिलिच खान ने आपकी हैदराबाद की स्थापना की है। अगर हम और देखेंगे अहमदाबाद, तो अहमदाबाद आपके साबरमती नदी के किनारे हैं। विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला यानी कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला देश शहर है। विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर है। अगर हम दूसरे शहर की बात करेंगे तो वो आपका जयपुर होगा। तो विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर आपके अहमदाबाद, जो आपके साबरमती नदी के किनारे है। गुवाहाटी की बात करेंगे तो गुवाहाटी आपके ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपके तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से आपकी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और आपके तिब्बत, भारत और बांग्लादेश आपके 3 देशों के साथ सीमा को बनाती है। और भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी तो हम इसको दिहांग के नाम से जानते हैं। दिहांग के नाम से जानते हैं। यानी कि तिब्बत जो ब्रह्मपुत्र नदी है, अगर हम और भी बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा की अगर बात करेंगे तो इन दो नदियों पर सुंदरबन डेल्टे का निर्माण किया जाता है, जो आपके पश्चिम बंगाल में है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टे की अगर हम बात करें तो आपके सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के क्या है, संगम पर है।
अगर हम बात करते हैं कि उज्जैन किस नदी किनारे है, तो उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो उज्जैन आपके क्षिप्रा नदी किनारे है और उज्जैन में महाकालेश्वर का आपके टेम्पल भी है। तो उज्जैन में हमारा कुंभ का मेला लगता है। कुंभ का मेला भारत के 4 स्थानों पर लगता है, यानी कि उज्जैन में आपका क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है, इलाहाबाद में आपके गंगा यमुना सरस्वती के किनारे लगता है, हरिद्वार में आपका गंगा नदी के किनारे लगता है, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो नासिक में आपकी गोदावरी नदी के किनारे आपका कुंभ का मेला लगता है। कुंभ मेले की जो शुरुआत की थी वो राजा हर्षवर्धन ने की थी, जो वर्धन वंश के क्या थे, शासक थे। ओके, तो इसका जो सही आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आपकी कहां पर है, आपकी सिकंदराबाद में है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है हमारा कि T5 सुरंग किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई है? तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मेघालय या आपका सिक्किम, यानी कि सिक्किम में बात करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था सिक्किम की, अगर हम बात कर लेते हैं तो सिक्किम में एक सबसे ऊंची चोटी है हमारी, जिसको हम कहते हैं कंचनजंगा। तो कंचनजंगा जो चोटी है वो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम बात करते हैं कि पहली कौन सी चोटी सबसे ऊंची है, तो वो है आपके माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन दूसरी की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी आपकी K2। लेकिन ये जो चोटी है आपकी, ये सिक्किम यानी कि भारत और आपके नेपाल के साथ सीमा बनाती है। अभी हमने पढ़ा था कि नेपाल के साथ 5 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है, जिसमें एक राज्य आपका सिक्किम भी है। तो कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट आपके भारत, तिब्बत और नेपाल के साथ सीमा को साझा करती है। अगर हम K2 की बात करेंगे तो भारत अधिकृत पाकिस्तान में है आपके। तो अगर हम ओरिजिनल भारत की बात करेंगे कि मतलब ओरिजिनल कौन सी ऐसी चोटी है जो पूरी तरह से भारत में क्या है, स्थापित है, तो बात करेंगे तो ऐसी इन तीनों में से ऐसी कोई चोटी नहीं है जो भारत में पूरी तरह से है। तो आपका नंदा देवी शिखर, नंदा देवी शिखर की अगर हम बात करेंगे तो यह एकमात्र ऐसा शिखर है या सबसे ऊंची चोटी है भारत की, जो पूरी तरह से कहां स्थित है, आपके भारत में स्थित है। भारत के किस राज्य में है, तो भारत के आपके उत्तराखंड राज्य में है। तो आपकी अगर हम बात करेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो पूरी तरह से भारत में नहीं है। अगर हम बात करेंगे दूसरी K2, तो वो भी पूरी तरह से भारत में नहीं है। अगर हम बात करेंगे तीसरी कंचनजंगा की, तो वो भी आपकी पूरी तरह क्या है, भारत में नहीं है। लेकिन भारत की अगर संपूर्ण भारत की पूरी चोटी की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा शिखर जो हमारा है वो आपके नंदा देवी शिखर है, जो आपके उत्तराखंड राज्य में है। किसी भी राज्य से, किसी भी देश से क्या करता है, सीमा नहीं लगती है नंदा देवी शिखर की। तो भारत की जो सबसे ऊंची पूर्ण रूप से कोई चोटी है तो वो आपकी है नंदा देवी शिखर। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है आपके, वो भी आपके कहां पर है, उत्तराखंड में है। अगर हम बात करेंगे कि T5 जो सुरंग है वो किस राज्य में है, तो वो आपके जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सुरंग भी है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है आपकी, जिसको हम कहते हैं पीर पांजाल। तो पीर पांजाल सुरंग जो है आपकी वो सबसे लंबी रेल सुरंग है, जिसकी लंबाई जो है वो आपकी 11.2 किलोमीटर है। यानी कि जिसकी लंबाई आपकी है वो आपकी 11.2 किलोमीटर इसकी क्या है, आपकी लंबाई है 11.2 किलोमीटर। अगर हम बात करेंगे T5, तो ये आपके कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। एक टनल अभी जो हाल ही में बनी है, जिसको हम कहते हैं अटल टनल, यानी कि अटल सुरंग के नाम से हम जानते हैं जिसको हम, तो आपके रोहतांग दर्रे में बनी है, यानी कि हिमाचल प्रदेश
रोहतांग दर्रा कहाँ था आपका? हिमाचल प्रदेश में है। और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 9.02 किलोमीटर है। भारत की पहली ऐसी सुरंग है जिसमें 4G कनेक्टिविटी आपकी क्या करी जाएगी? प्रदान की जाएगी, यानी कि फोर्थ जनरेशन। 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। तो फोर्थ जनरेशन यानी कि चौथी पीढ़ी की बात करी जाएगी, फोर्थ जनरेशन। तो हमारा सही आंसर होगा T5 जो सुरंग है वो आपकी कहां पर है? वो आपके जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है हमारा कि 32वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि 32वां व्यास सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? आप बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर। आपके सामने क्या है? ऑप्शन आपके प्रस्तुत हैं। अगर हम बात करें कि व्यास सम्मान आखिर है क्या, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यानी कि अगर हिंदी में किसी सम्मान की, अगर हम दूसरे सम्मान की बात करेंगे तो दूसरा सम्मान आपका व्यास सम्मान है और पहला जो सम्मान है वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका पहला सम्मान है। तो ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो आपकी जो श्रेणी होती है आपके ग्रंथों के यानी कि उपन्यास के अकॉर्डिंग हिंदी साहित्य में, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा दिए जाने वाला सम्मान अगर कोई है तो वो आपका क्या है? आपका व्यास सम्मान है। अगर हम बात करेंगे कि व्यास सम्मान जो है वो किस संगठन के द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और पहला जो 1991 में जो पुरस्कार मिला था वो श्री रामविलास शर्मा को मिला था। रामविलास शर्मा को पहला पुरस्कार मिला था, यानी कि रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था 1991 में। अगर हम बात करेंगे तो नासरा शर्मा को 2019 में व्यास सम्मान के लिए सम्मानित किया गया था। इनका जो ग्रंथ था वो था कागज की नाव। कागज की नाव यानी कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसको कहा गया था कागज की नाव। तो कागज की नाव के लिए इन्हें 2019 में व्यास सम्मान से क्या करा गया था? सम्मानित किया गया था। और अगर हम बात करेंगे शरद पगारे की, तो इन्हें 2020 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। इनका जो ग्रंथ था वो था पाटलिपुत्र की सामग्री। पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पाटलिपुत्र की सामग्री अगर हम बात कर लेते हैं तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना करी थी वो आपके पितृहंता वंश या हरेक वंश के शासक उदयन के द्वारा करी गई थी। ये जो आपके उदयन है इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी और उन्होंने भी क्या करी थी? इनके जो पिता थे उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, यानी कि बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी थी। तो अजातशत्रु की हत्या किसने कर दी थी? उदयन ने करी थी। इसीलिए इस वंश का नाम जो था वो आपके पितृहंता वंश या हरेक वंश आपके पड़ गया। तो हरेक वंश या पितृहंता वंश की बात करेंगे तो उसका एक व्यक्ति यानी कि शासक जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी। अगर हम बात करेंगे पितृहंता वंश की प्रारंभिक जो राजधानी थी वो आपकी राजगीर थी और इसकी जो स्थापना करी थी वो बिम्बिसार के द्वारा करी गई थी। तो बिम्बिसार के बाद राजा अजातशत्रु हुए थे, उसके बाद राजा कौन हुए थे? उदयन हुए थे। अगर हम बात करेंगे तो 2021 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया असरगर वजाहत को, यानी कि इनको 2021 में सम्मानित किया गया था
इस पुस्तक से। इनके जो नाटक का जो नाम था वो था महाबली नाटक। तो महाबली नाटक के लिए इनको दिया गया था। तो आपके सामने अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो, इस प्रश्न का आंसर आपके क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो ज्ञान चतुर्वेदी को इस वर्ष मिला है, और इनका जो ग्रंथ है वो है आपके पागल खाना। इनका जो ग्रंथ है वो है आपका पागल खाना। तो हमने देखी इस प्रश्न की डिटेल, यानी कि पहला पुरस्कार किसे मिला, 2019 में पुरस्कार किसे मिला, 2021 का, 20 का, सभी का हमने पुरस्कार को देखे हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है। सऊदी अरब है या संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरा ऑप्शन है इजराइल, चौथा ऑप्शन है आपका भारत। तो आप बताइएगा क्या होगा आपका आंसर। अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा आयातक जो है वो स्टॉकहोम इंटरनेशनल एंड पीस संगठन के द्वारा रिलीज किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा जो आयातक है वो आपका क्या है, भारत है। यानी कि भारत हमारा हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। भारत जो आपके कर रहा है वो कितना, 11%। उसके बाद में सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की अगर हम बात करेंगे तो सऊदी अरब आपका हो गया 9.6%। उसके बाद में आपका कतर, फिर ऑस्ट्रेलिया, यानी कि चौथा सबसे बड़े अगर हम उत्पादक की बात करेंगे तो आपका वो ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर भारत आपका हो गया, कतर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया आपका, और आपका जो चाइना है उसके बाद में आपका क्या कर रहा है, 5वें नंबर पे बात अगर हम करके तो आपके 4.7 और 4.7 ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा बराबरी कर रहे हैं, और इसका जो आपका है वो 6.4%। तो अगर बात करेंगे कि हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश रहा है तो वो आपका रहा है भारत, यानी कि भारत सबसे बड़ा आयातक की श्रेणी में आपके आ रहा है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहां स्थापित किया गया है, जबलपुर, गुवाहाटी, उज्जैन और अहमदाबाद। अभी हमने बात करी थी अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद आपके गुजरात में है और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला शहर है आपके अहमदाबाद। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपके पेरिस में है, और पेरिस आपके सीन नदी के क्या है, किनारे है। अभी हमने उज्जैन की बात करी थी, तो उज्जैन से आपकी कर्क रेखा निकलती है। अगर हम बात करेंगे उज्जैन की, तो उज्जैन की यहां पे हम डिटेल बात कर लेते हैं। तो उज्जैन से आपके कर्क रेखा निकलती है, जो एंगल बनाती है 23 डिग्री, 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है आपकी कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। यानी कि 2 बराबर भागों में हमारी कर्क रेखा बांटती है, और भारत के 8 राज्यों से होकर क्या करती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा जो निकलती है वो आपके उज्जैन से निकलती है। तो जयपुर के एक राजा थे जिनका नाम था सवाई जयसिंह। तो जयसिंह द्वितीय ने क्या करा, वेधशालाओं का निर्माण करा दिया। तो जयसिंह द्वितीय ने क्या करा, वेधशालाओं का निर्माण करा दिया। तो वेधशाला, भारत में वेधशालाएं जो बनाई गई हैं उन्हें हम जंत्रम मंत्रम के नाम से भी जानते हैं। तो वेधशाला बनाई गई आपकी दिल्ली में, आपकी वेधशाला बनाई गई वाराणसी में, एक वेधशाला बनी थी मथुरा, फिर बनी थी आपकी उज्जैन, और एक वेधशाला आपकी बनी थी जयपुर। तो जो जयसिंह द्वितीय थे उन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और उज्जैन। तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे आपका हो गया मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, आपके झारखंड,
ओके। अगर हम बात करेंगे तो आपके मिजोरम हो गया, यानी कि इसके लिए ट्रिक भी आती है आपके मित्र पर गमछा झार, यानी कि उसके बाद में हमारा मध्य प्रदेश यहां पे बचा है, और मध्य प्रदेश के बाद अगर हम देखेंगे तो आपके झारखंड, यानी कि हमारा क्या बचा, राजस्थान बचा। तो आपके 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा हमारी। तो कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से गुजरती है। कुल मिला के जो 8 राज्यों में जिलों की संख्या आती है उसमें 35 जिले हमारे आते हैं, और कर्क रेखा आपके 18 देशों से गुजरती है। कितने देशों से गुजरती है? 18 देशों से गुजरती है। तो कर्क रेखा का ये पूरा हमारा डिटेल था। यानी कर्क रेखा आपके उज्जैन से निकलती है और उज्जैन में आपकी वेधशालाओं का क्या करा, निर्माण करा दिया। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो इसका सही आंसर होगा आपका जबलपुर होगा। तो भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया? जबलपुर में। तो जबलपुर आपके कर्क रेखा के सबसे नजदीक का नगर है, जो आपके कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में है। तो कर्क रेखा के सबसे नजदीक नगरों में से एक है आपका जबलपुर। कर्क रेखा के सबसे नजदीक नगर आपके हो गए गांधीनगर, कोलकाता, ये सब आपके कर्क रेखा के क्या है, सबसे नजदीक के नगर हैं। अगरतला यानी कि त्रिपुरा की बात अगर हम करते हैं तो ये भी आपके क्या है। तुम्हारा अगला प्रश्न है कि लद्दाख की सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी? ऑप्शन है कर्नल गीता चौधरी, कर्नल गीता राणा, कैप्टन सुरभि जौख मोला, या कैप्टन शिवा चौहान। अगर हम बात करेंगे सुरभि की, अगर हम बात करेंगे कैप्टन सुरभि, तो बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। तो बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला बनी है, जिसको हम कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो 7 मई 1960 को इसकी क्या हुई थी, आपकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो मुख्यालय आपका कहां पर है? न्यू दिल्ली में क्या हमारा मुख्यालय है। अगर हम कैप्टन शिवा चौहान की बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर, बात करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला बनी है। अगर हम बात करेंगे सियाचिन ग्लेशियर की, तो सियाचिन ग्लेशियर आपके नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है आपके काराकोरम पर्वत श्रृंखला में। अगर हम बात करेंगे किस दिशा की काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है, तो पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में आपके स्थित है। अगर हम बात करेंगे किस नदी पर है, तो आपकी शोक नदी, जो मध्यकालीन में आपके क्या थी, व्यापार का एक माध्यम थी आपकी शोक नदी। तो हमने देखा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा लद्दाख की बटालियन में कमान संभालने वाली जो पहली महिला है वो आपकी है कर्नल गीता राणा। अगर हम बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गया आपके 31 अक्टूबर 2019 से। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश हमारा 31 अक्टूबर 2019 से बन गया था। अब लद्दाख में जो बटालियन की कमान संभालने वाली जो महिला हमारी बनी है वो आपकी बनी है, ठीक है, गीता राणा अगर बनी है। अगर लद्दाख की हम बात करेंगे तो लद्दाख आपके काराकोरम पर्वत श्रृंखला और आपके हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है लद्दाख आपके। अगर सियाचिन की हम बात करेंगे तो विश्व पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपका
युद्ध क्षेत्र आपका क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। तो विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित आपका जो युद्ध क्षेत्र है वो आपका क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार मेरा। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास को क्या करें, शेयर कर दें। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप क्या करें, पीडीएफ को डाउनलोड कर लें।